नमस्कार, मैं प्रकाशदीप, प्रकाश स्टडी सेंटर कटैया मोड़ हरियरगंज। 10th क्लास का पहला चैप्टर वन शॉर्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। इस चैप्टर का नाम है अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में कंप्लीट होगा। जैसे आप देख रहे हैं, आपका भौतिक परिवर्तन यानी हमारे आसपास के अधिकांश पदार्थ विभिन्न परिवर्तनों से गुजरते हैं। इन परिवर्तनों में से कुछ अस्थायी होते हैं, जिसमें नए पदार्थों का गठन नहीं होता, उन्हें भौतिक परिवर्तन कहते हैं। सामान्य रूप से अगर किसी भी रूप से अस्थायी होते हैं और उसमें नए पदार्थों का गठन नहीं होगा तो वो का परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाता है। आगे रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसके द्वारा दो या दो से अधिक पदार्थ एक दूसरे से के अलग अलग गुणों के साथ नए पदार्थ बनाने के लिए अभिक्रिया करते हैं। समझ में आ गया कि रासायनिक अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसके द्वारा दो या दो से अधिक पदार्थ एक दूसरे से अलग अलग गुणों के साथ नए पदार्थ, जैसे कार्बन का एक अपना गुण है और ऑक्सीजन का अपना गुण है, और जो पदार्थ बना CO2 उसका एक अपना गुण है। समझ में आ गया। आगे चलते हैं। तो आप रासायनिक अभिक्रिया के निर्धारण में निम्नलिखित परिवर्तनों से किया जाता है। उसका निर्धारण जो है वो यह परिवर्तन बताता है। जैसे अवस्था में परिवर्तन, मतलब अभी जैसे कि हम H2+O से रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है? जल बनता है। जल बनता है। H2O एक जल का निर्माण करता है, यानी कि उसकी अवस्था में परिवर्तन। हाइड्रोजन गैस होती है और ऑक्सीजन भी गैस होती है, और मिल करके H2O जो कि जल एक लिक्विड है उसका निर्माण करते हैं। रंग में परिवर्तन, जैसे आप जंग को देखते होंगे, जंग को देखने के बाद आपको पता चलता होगा कि लोहा का अपना एक अलग रंग है और ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के बाद उसका रंग लाल पड़ जाता है। गैस का निष्कासन, बहुत से अभिक्रिया में गैसों का निष्कासन होता है। तापमान में परिवर्तन, जैसे अभिक्रिया से पूर्व जो तापमान है और अभिक्रिया के जो पश्चात तापमान है, रिएक्शन में ये चार चीजों में बदलाव होता है। आगे रासायनिक समीकरण। एक रासायनिक समीकरण में प्रतीकों और सूत्रों के रूप में, जैसे प्रतीक बोले ऑक्सीजन का O और ऑक्सीजन का सूत्र पूछे तो O2, यह प्रतीक है ऑक्सीजन का, लेकिन ऑक्सीजन जिस रूप में गैस में जब सांस ले तो उसका सूत्र है O2। रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीकात्मक रूप में लिखा जाता है, जिसमें अभिकारकों के बीच योग का चिन्ह, जैसे हम बोले थे ना C और ऑक्सीजन का, कार्बन और ऑक्सीजन का रिएक्शन कराने पर CO2 का निर्माण होता है। तो इसे हम योग का चिन्ह, यहाँ पे योग का चिन्ह लगाकर बाएं और लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं, तथा जो उत्पाद है यानी जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट को हमेशा राइट हैंड साइड में लिखते हैं, दाईं ओर लिखा जाता है। जैसे मैग्नीशियम हमारा क्या है? अभिकारक है। ऑक्सीजन क्या है? हमारा अभिकारक है। और जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना वो हमारा उत्पाद है। तो जैसे कि Mg+O2 क्या बनेगा? MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देगा। तो ये क्या है? मैग्नीशियम हमारा क्या है? हमारा अभिकारक है। ऑक्सीजन भी हमारा अभिकारक है, और हमारा जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है वो हमारा उत्पाद है, जिसे हम एरो दे करके लिखे हैं, और यहाँ पे जो रिएक्टेंट है हमारा अभिकारक है उसे प्लस के रूप में लिखे हैं। आगे बढ़ते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? यानी कि रिएक्शन जो हम करेंगे उसमें हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर होना चाहिए, मतलब हमारा संतुलित होना चाहिए। मतलब अगर हम यहाँ पे जिंक, अगर मेरे पास एक है तो जिंक यहाँ पे भी हमारा एक होना चाहिए। तो रासायनिक समीकरण से रासायनिक अभिक्रिया के संतुलित होने का पता चलता है। इसका मतलब एक संतुलित रासायनिक समीकरण में किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों के परमाणु की संख्या जो है अभिकारक तत्वों के परमाणुओं की संख्या के बराबर होता है। सीधा शब्दों में कहें कि रिएक्शन से पूर्व और रिएक्शन के पश्चात तत्वों की कुल संख्या समान होनी चाहिए। जैसे एग्जाम्पल में यहाँ लिखा हुआ है जिंक + H2SO4, रिएक्शन के बाद क्या बोला?
ZnSO4 प्लस H2, 3Fe प्लस 4H2O, यहाँ पे बना Fe3O4 प्लस 4H2। अब समझ सकते हैं कि जो यहाँ जिंक 1 है, यहाँ भी जिंक 1 है। अभिक्रिया के पूर्व, अभिक्रिया के पश्चात अगर तत्वों की संख्या समान है तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के जो प्रकार होते हैं वो अलग अलग होते हैं, जिसमें से पहला है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। जैसे एक्सीय अभिक्रिया, जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। सीधा समझे में समझिएगा कि ए है एक प्रोडक्ट, एक है बी, और ये दोनों मिल करके ए बी का निर्माण करते हैं। यह संयोजन अभिक्रिया है। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड जल से मिलकर के कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके बुझे हुए चूने, इसको बुझे हुए चूना भी कहा जाता है, का निर्माण करके अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है। जब कैल्शियम ऑक्साइड को जल के साथ मिश्रित करते हैं तो हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है और बहुत मात्रा में ऊष्मा प्राप्त होती है। नेक्स्ट, इस अभिक्रिया में निर्मित बुझे हुए चूने का विलयन का उपयोग हम लोग दीवारों की सफेदी, घर में जो पुताई होती है, उसके लिए किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित, नॉर्मल कहा जाए सामान्य रूप से, कि आपकी जो घर में दीवार में जो पुताई की जाती है, उसके बाद आपके घर में सांस के द्वारा या कहीं अन्य रूप से भी कार्बन डाइऑक्साइड की हवा में जो मौजूद होती है, उसके साथ अभिक्रिया करके दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली परत बना देती है। सफेदी करने के 2-3 दिन बाद, कहते हैं ना कि आज पेंट हुआ है तो चमक 2-3 दिन बाद आएगा। जब वो रिएक्शन कर लेगा किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, CO2 के साथ, तो क्या बना देगा, कैल्शियम कार्बोनेट। और कैल्शियम कार्बोनेट ही संगमरमर का सूत्र भी अगर कहा जाए तो कैल्शियम कार्बोनेट है। तो कहा जाता है कि रोचक बात यह है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र भी कैल्शियम कार्बोनेट है, इसलिए कुछ दिन बाद उसमें चमक आ जाती है। कोयले का दहन देखते हैं तो कोयला एक प्रकार का कार्बन है और ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो यहाँ पे CO2 का निर्माण होता है। जल जो बनता है, एक H2 हमारा गैस है और O2 हमारा गैस है, और दोनों मिलके 2H2O बनाते हैं, यानी जल के 2 अणु बनाते हैं। हाइड्रोजन के 2 अणु मिल करके, परमाणु मिल करके, और ऑक्सीजन के 2 परमाणु मिल करके जल के 2 अणु का निर्माण करते हैं। आगे चलते हैं। अगला वियोजन। जैसे संयोजन अभिक्रिया था, जुड़ करके बन रहा था, वैसे वियोजन। तो वियोजन में क्या है कि जिस अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक छोटे छोटे उत्पाद में टूटेगा, सपोज दैट ए बी एक प्रोडक्ट आपके पास एक है और उसको किसी माध्यम से चाहे आप हीट दे दें तो टूटेगा ए और प्लस बी में। यह अलग अलग तरीके से टूट सकता है, जैसे सनलाइट की उपस्थिति में हीट देने के बाद। तो कहा जाता है कि एक 2FeSO4 को ऊष्मा देते हैं तो Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 बनता है। फेरस सल्फेट को जब हम गर्म करते हैं तो एक प्रकार का Fe2O3 प्लस में SO2 और प्लस SO3 का निर्माण होता है। तो एक प्रकार का वियोजन अभिक्रिया है। तो सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड धूसर रंग का हो जाता है, और प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर तथा क्लोरीन में वियोजन, यानी सिल्वर और क्लोरीन में टूटना के कारण ऐसा होता है। जैसे 2AgCl को सनलाइट दे तो ये 2Ag प्लस Cl2 में, जो कि एक गैस है, उसमें टूट जाएगा। सेम इसी कैटेगरी का सिल्वर ब्रोमाइड को अगर सनलाइट दिया जाए तो ये 2Ag प्लस Br2 में टूट जाएगा, जो कि Br2 एक गैस है। आगे बढ़ते हैं। एक प्रकार का ऊष्माक्षेपी, एक होता है ऊष्मा शोषी और एक होता है ऊष्मा क्षेपी। ऊष्मा शोषी का मतलब होता है ऊष्मा का शोषण करना, ऊष्मा क्षेपी का मतलब ऊष्मा देना, यानी कि एक्सो माने बाहर की ओर ऊष्मा देना, और इंडो का मतलब ऊर्जा अंदर लेना। तो एक प्रकार का यह एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी निकलता हो, जैसे अभी जस्ट पिछला एक एग्जाम्पल देखे थे आप कि कैल्शियम ऑक्साइड को जब जल में मिलाते हैं तो CaOH का Hal2 प्राप्त होता है और बहुत मात्रा में ऊष्मा प्राप्त होती है। तो जो ऊष्मा प्राप्त हो रही है अभिक्रिया के
पश्चात प्राप्त हुई वही एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। जैसे चावल, आलू, ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट होता है, इन कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज प्राप्त होता है। हम लोग जो भोजन करते हैं वो टूट करके ग्लूकोज में प्राप्त होता है। यह ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर हमें ऊर्जा प्राप्त करता है। इस अभिक्रिया का विशेष नाम श्वसन है, जिसे आप रिस्पायरेशन के नाम से भी जानते हैं। जैसे हमारे पास ग्लूकोज का सूत्र है C6H12O6, ये एक्वेटिक फॉर्म में है, यानी कि विलयन के फॉर्म में है, और इसके साथ 6O2 मतलब ऑक्सीजन के 6 अणु से अभिक्रिया करने के बाद 6 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु बनाते हैं, 6 जल के अणु बनाते हैं, और साथ ही साथ हमें ऊर्जा एटीपी के रूप में प्राप्त होता है। तो शाक सब्जियों जैसे वनस्पति द्रव्य का विघटित होकर कंपोस्ट बनना, जब आप देखते हैं कि गोबर वगैरह, पत्ती वगैरह को हम गलाते हैं, कंपोस्ट में बनाते हैं, तो वो भी एक प्रकार का ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। आगे बढ़ते हैं। ऊष्माशोषी, अभी जस्ट बोले थे कि एक जैसे आप सर्फ को हाथ में लेकर के पानी डालते हैं तो आपकी हथेली गर्म हो जाती है, यानी कि उसमें ऊष्मा आपको मिलती है, और ग्लूकोज हाथ में लेते हैं और पानी डालते हैं तो आपको ठंडक महसूस होती है। तो एक प्रकार का ऊष्माशोषी, जिस अभिक्रिया में ऊष्मा दी जाती है, यानी कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है तथा अपने आसपास के वातावरण को ठंडा कर, जैसे आप हथेली में पानी रखने के बाद पानी उड़ जाती है, तो आपका यह ऊष्माशोषी अभिक्रिया हुआ। पेट्रोल वगैरह भी डालने के बाद हथेली ठंडा हो जाती है। जैसे प्रकाश संश्लेषण भी क्या है, एक प्रकार का ऊष्माशोषी है, वो पूरे वातावरण की हीट को एब्जॉर्ब करती है। जल का वाष्पीकरण, आप कपड़ा गरम गरम भी रहेगा, कपड़ा भिगाने के बाद अगर झाड़ते हैं या सूखता है तो ठंडा ठंडा करते हैं, क्योंकि जल का वाष्पीकरण हो रहा है। जल का वाष्पीकरण भी एक प्रकार का ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। अगला क्रिया है विस्थापन। नाम से पता चलता है कि विस्थापन, कि किसी चीजों को विस्थापित कर रही है, इसीलिए इसका नाम है विस्थापन अभिक्रिया। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अधिक क्रियाशील तत्व, यानी कि आप अधिक क्रियाशीलता के अनुसार जो ज्यादा अभिक्रियाशील तत्व होगा कम अभिक्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है। जैसे लोहा सोना के अपेक्षा ज्यादा अभिक्रियाशील है, लोहा कॉपर के अपेक्षा ज्यादा अभिक्रियाशील है। तो जब कॉपर का रिएक्शन अगर सामने कराया जाए तो यह फेरस कॉपर को रिप्लेस कर देगा। उसके यौगिक से विस्थापित कर विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। लोहे की कील का कॉपर सल्फेट के विलयन के साथ अभिक्रिया, जैसे अगर हमारा एक Fe है, सॉलिड के रूप में कील है, और उसे कॉपर सल्फेट के विलयन में रखते हैं जो कि एक्वेटिक फॉर्म में है, तो इसमें जो कॉपर है वो कम अभिक्रियाशील है एज कंपेयर टू फेरस। तो फेरस क्या करेगा, कॉपर को रिप्लेस कर देगा, तो यहाँ बना देगा FeSO4 और कॉपर को बाहर कर देगा। एक प्रकार का विस्थापन अभिक्रिया है। विस्थापन अभिक्रिया दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सिंगल डिस्प्लेसमेंट, एक और डबल डिस्प्लेसमेंट। अभी यहाँ पे एकल विस्थापन के रूप में देख रहे हैं, हमारा एक प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट को विस्थापित कर रहा है। आगे आप देख रहे हैं एक और है जिंक। जो जिंक है वो कॉपर से हाईली रिएक्टिव है, तो जिंक क्या करेगा, कॉपर को रिप्लेस कर देगा। यहाँ पे देख रहे हैं Zn प्लस CuSO4, ZnSO4 प्लस Cu, यहाँ पे कॉपर फिर यहाँ पे ज्यादा अभिक्रियाशील तत्व से रिप्लेस कर दिया गया है। यहाँ पे जो लेड है, Pb है, वो भी यहाँ पे कॉपर को रिप्लेस कर दे रही है। तो एक अभिक्रियाशील तत्व का आपका एक ग्रुप है, उसमें ऊपर से नीचे की ओर जो हाईली रिएक्टिव होते हैं, जिसमें पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ऐसे करके हाइड्रोजन हो गया, और नीचे जी जाते जाते सोना हो गया। इस प्रकार से है। तो ऊपर वाला तत्व नीचे वाले तत्व को रिप्लेस कर देता है। अब यहाँ देखिए, अभी बोले थे जस्ट इस सेकेंड जो डबल डिस्प्लेसमेंट होगा, तो द्विविस्थापन। अभी उस समय में क्या था कि A और B और C से रिएक्शन कर करके क्या कर रहा था कि एक इसको रिप्लेस करके AC प्लस B समझ के बना रहा था, लेकिन इसमें क्या होगा कि थोड़ा सा अलग प्रकार से होगा। इसमें वे अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, यानी कि आयनों का आदान प्रदान से तो उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रिया करते हैं। इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट होगा। इस अभिक्रिया में दो यौगिक अभिक्रिया करती है और दो अभिकारकों का सकारात्मक आयनों और नकारात्मक आयनों का स्थानांतरण होता है। अभी जस्ट एग्जांपल में देखेंगे। फलस्वरूप दो नए उत्पाद अथवा यौगिकों का निर्माण होता है। आप देख सकते हैं, एक एग्जांपल है Na2SO4 प्लस BaCl2। अभी रिएक्शन कराएंगे, इसको बोलते हैं सोडियम सल्फेट और इसको बोलते हैं बेरियम क्लोराइड। अब रिएक्शन करने के बाद
यहाँ पे देख सकते हैं ये सोडियम, ये सल्फेट है और ये बेरियम है, एक क्लोराइड है। अब रिएक्शन करने के बाद BaSO4 यानी कि बेरियम सल्फेट का निर्माण होता है। यहाँ पे बेरियम है और यहाँ पे सल्फेट है, तो किसको रिप्लेस किया है? तो सोडियम को। तो BaSO4 का निर्माण किया है। प्लस में यहाँ देख सकते हैं 2NaCl, जिसे आप नमक भी कह सकते हैं, अभी नमक के रूप में नहीं है, एक्वेटिक रूप में है। और एक प्रकार का अवक्षेप है। अब अवक्षेप अभिक्रिया के बाद जान के आगे जानेंगे कि जब वैसे अवक्षेप उसे कहते हैं जो विलयन में घुलेंगे नहीं, तो अवक्षेप कहलाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि Na2 किसको रिप्लेस कर दिया है? यहाँ पे बेरियम को, या बेरियम किसको रिप्लेस कर दिया है? Na2 को। दोनों चीज कर सकते हैं यहाँ पे। आगे देखते हैं कि इसका एक सिंपल तरीके से आप ऐसे भी बना सकते हैं कि हमारे पास एक प्रोडक्ट AB है और एक प्रोडक्ट CD है। रिएक्शन के पश्चात क्या होगा? A रहेगा, B अगले प्रोसेस में चला जाएगा। तो एक B वहां चला गया, तो इसका जब B इससे कोई प्रोडक्ट यहाँ आ जाएगा, मान लीजिए C यहाँ आ गया, तो D वहां का वही रह जाएगा। तो एक ये भी उपाय हो सकता है, आप कह सकते हैं कि AB रिएक्शन करता है CD से, तो AC और BD में टूट सकता है। जैसे आप सामने देखें, सोडियम इसमें, सोडियम सल्फेट में और बेरियम क्लोराइड में। आगे चलते हैं, अपचयन उपचयन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। इस रासायनिक अभिक्रिया में क्या है कि दो तत्व के बीच इलेक्ट्रॉन का अंतरण होता है। इस अभिक्रिया में एक अणु परमाणु या आयन के ऑक्सीकरण की संख्या इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने या खोने से बदलता है। इन अभिक्रियाओं को उपचयन, अपचयन अथवा रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। इससे पहले आपको अच्छा से ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन भी जानना होगा। समान रूप से कह सकते हैं कि ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन है और हाइड्रोजन का निकलना भी ऑक्सीडेशन है। अगर उल्टा कर दें तो ऑक्सीजन का निकलना एक रिडक्शन है और हाइड्रोजन का जुड़ना रिडक्शन है, सेम चीज। तो ऑक्सीडेशन क्या है? यदि किसी अभिक्रिया में पदार्थ का उपचयन तब होता है जब उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन का ह्रास होता है। अभी जस्ट हमने बताया ऑक्सीकरण है क्या? अगर तत्वों के ऑक्सीजन में वृद्धि हो रही है, यानी ऑक्सीजन के प्लस हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन है, या हाइड्रोजन निकल रहा है तो भी ऑक्सीडेशन है। उल्टा कर देंगे रिडक्शन में, तो ऑक्सीजन निकल रहा है तो रिडक्शन है, चाहे हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो रिडक्शन है। क्योंकि हम यहाँ ऑक्सीडेशन पढ़ रहे हैं, जिसको उपचयन के नाम से भी जानते हैं, उसमें सीधा सीधी है कि ऑक्सीजन की वृद्धि होती है या हाइड्रोजन का ह्रास होता है, तो उसे ऑक्सीडेशन कहते हैं। जैसे अभी कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ गया, तो यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीडेशन हो गया। नेक्स्ट, अपचयन। अभी रिडक्शन बोले थे, उल्टा होता है। पदार्थ का अपचयन तब होता है जब उसमें ऑक्सीजन का ह्रास यानी ऑक्सीजन निकलेगा और हाइड्रोजन जुड़ेगा। एक एग्जांपल लेते हैं, CuO+H2, और ताप देते हैं, हीट देते हैं, तो Cu+H2O बनता है। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन है और इससे कंपेयर हम कर रहे हैं H2O को, तो यहाँ पे एक भी ऑक्सीजन नहीं है और इसके साथ हाइड्रोजन ऑक्सीजन जुड़ गया है। तो यहाँ पे क्या होगा? इस हाइड्रोजन का यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, और चूंकि यहाँ से ऑक्सीजन निकल गया है, ऑक्सीजन निकलना रिडक्शन कहलाता है। तो यहाँ कॉपर ऑक्साइड का कॉपर में टूटना यानी ऑक्सीजन निकलना, जो कि क्या कहलाता है? रिडक्शन कहलाएगा। ऑक्सीजन का ह्रास हुआ है यहाँ पे कॉपर के लिए, हाइड्रोजन का जुड़ना हुआ है। चलिए अब देखिएगा, जो अच्छा उपचयन कर्मक जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, यानी कि, और जिसका रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो यहाँ उपचयन कर्मक है, यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? तो वे पदार्थ जो ऑक्सीजन देते हैं या हाइड्रोजन प्राप्त करते हैं। अभी जस्ट इसमें देखें कि इसमें ऑक्सीजन का ह्रास होता है, तो वे पदार्थ जो स्वयं का क्षरण कर दूसरे को ऑक्सीकृत करते हैं। आप समझ सकते हैं कि जिसका ऑक्सीडेशन होगा, जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और जो जिसका रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। यहाँ पे बस इतना ही दिमाग लगाना है कि जिसका ऑक्सीडेशन होना है, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, वो रिड्यूसिंग एजेंट है, और जिसका
रिडक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। बस इतना ही आपको दिमाग में रखना है। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वन शॉट का वीडियो है तो इसमें तेजी से पढ़ाएंगे। अब है अपचयन कर्मक, रिड्यूसिंग एजेंट। वे पदार्थ हाइड्रोजन देते हैं और ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं, यानी कि हाइड्रोजन निकलेगा या ऑक्सीजन जुड़ेगा, या स्वयं को ऑक्सीकृत कर दूसरे का क्षरण करते हैं। अभी जस्ट हमने बताया था ना कि जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा और जिसका रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो ऑक्सीकरण एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन का ह्रास होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का निकलना भी ऑक्सीकरण कहलाता है। और उल्टा कर दीजिएगा तो ऑक्सीकरण एक ऐसी प्रक्रिया इलेक्ट्रॉन का ह्रास होगा तो इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना रिडक्शन, सीधा संबंध है। लेकिन अपचयन में इलेक्ट्रॉनों की प्राप्ति होती है। अभी जस्ट बोला इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ऑक्सीडेशन, अब इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा तो आपका देख सकते रिडक्शन। संक्षारण किसे कहते हैं? आप किसी चीज को छोड़ देते हैं तो धीरे धीरे उस पर एक परत जम जाती है और उसका क्षय होने लगता है, उसी को नॉर्मली संक्षारण कहते हैं। जब कोई धातु अपने आसपास के अम्ल, आर्द्रता, लोहा छोड़ दिया छत पे तो लोहा में जंग लग जाता है। उसका एक मुख्य कारण यही है कि उसमें संक्षारण हो रहा है, तो आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब यह संक्षारित हो जाती है, जिसे लोहा का संक्षारित कहते हैं, और इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। चांदी के ऊपर काली परत, तांबे के ऊपर हरी परत का चढ़ना एक संक्षारण कहलाता है। आपको बता दें कि बहुत से धातुओं में संक्षारित होता है तो धातुएं कमजोर होती हैं, लेकिन एल्यूमिनियम एक ऐसा धातु है जिसको संक्षारित होने पर उसकी मजबूती बढ़ जाती है। चलिए संक्षारण समझ में आ गया कि संक्षारण उसे कहते हैं जिस पे मतलब कोई परत चढ़ जाए तो उसको संक्षारित कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं आर्द्रता या अम्ल के कारण आप देखते होंगे अचार के डब्बा में चम्मच डाल देने पर स्टील वाला चम्मच में जंग लग जाता है, तो भी एक प्रकार का संक्षारण है। आगे देखते हैं, अंतिम पेज है विकृत गंधिता, यानी कि जो खराब सड़ा गला टाइप का महक आने लगता है उसको बोलते हैं विकृत गंधिता। तो वसायुक्त अथवा जो तैलीय, वसायुक्त माने जिसमें फैटी चीज हो, तैलीय खाद्य पदार्थ यानी कि आपका जो तेल से बना हुआ चीज है, जब लंबे समय तक रखा जाता है तो उसमें प्रयुक्त तेल और वसा उपचयित होकर विकृत गंधी हो जाते हैं। इसे रोकने के लिए प्रायः तेल और वसायुक्त सामग्रियों में उपचयन रोकने वाले पदार्थ जिसको बोलते हैं प्रति ऑक्सीकारक, आप उसमें ऑक्सीकारक हो जाएगा तो चीजें खट्टी हो जाएगी, घर में सब्जी वगैरह सब खराब हो जाते हैं, फ्रिज में रखा जाता है, क्योंकि तापमान कम करने से ऑक्सीकरण जो है वो धीरे धीरे लेट से होता है, तो उसमें मिलाए जाते हैं। साथ ही खाद्य सामग्री को संग्रहित करने वाले थैलियों में ऑक्सीजन हटाकर उसमें नाइट्रोजन भर देते हैं। चिप्स का पैकेट देखते होंगे, सामान्य वायु रखेंगे तो सामान्य वायु में ऑक्सीजन होगी और उसमें जो फूड होंगे उसको ऑक्सीकृत कर देगा और फूड में विकृत गंधिता आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, चिप्स का पैकेट हो, लेज है, कुरकुरे हैं, उसमें क्या करते हैं नाइट्रोजन जैसे चीजों को डालते हैं। नाइट्रोजन डालने से क्या होगा कि उसमें ऑक्सीकृत नहीं होगा, तो ऑक्सीजन हटाकर उसमें नाइट्रोजन जैसे सक्रिय गैस युक्त कर देते हैं ताकि उसका अपचयन न हो सके। आप समझ सकते हैं कि जो भी आप फूड खाते हैं प्लास्टिक पैक्ड फूड, उसमें सामान्य वायु नॉर्मल नहीं होता, उसमें नाइट्रोजन डाला जाता है। क्यों? क्योंकि उसका ऑक्सीकृत रोकने के लिए। अगर ऑक्सीजन होगा तो ऑक्सीकृत हो जाएगा और ऑक्सीकृत होगा तो विकृत गंधिता आ जाएगी। तो आप समझ सकते हैं आपका चैप्टर वन शॉर्ट वीडियो में पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया है। हो सकता है ये मेरा पहला वीडियो है तो कुछ इशू है, तो आप अगले वीडियो में इससे बेहतर देखेंगे, और हमारा ये पहला वीडियो है तो कोशिश करेंगे कि इसको और अगर अच्छा बन पाता है तो इसे और अच्छा बनाएंगे। हालांकि इससे बेहतर करने का कोशिश हमेशा करेंगे और हम जल्द ही अगला सेकेंड चैप्टर का वन शॉर्ट वीडियो लेकर के आएंगे। इसमें जो भी चीज है उसका PDF आपको हमारे YouTube चैनल के लिंक में मिल जाएगा। आप हमेशा हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरे वीडियो को देखने के लिए।